डॉक्यूमेंट बना रही है, अभी वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। राइट जी, सो कुछ मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि जो बच्चे आ रहे हैं एक दफ़ा आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली क्लास में काफ़ी बच्चे थे, ज़रा कम आए हैं इस दफ़ा। चलें, इट्स ओके। लेट अस स्टार्ट अगेन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, एंड दैट वाज व्हाई स्मॉल फर्म्स सर्वाइव। राइट, सो हियर वी आर। ये मैंने आखिरी चीज़ जो की थी, व्हाई स्मॉल फर्म्स बिजनेसेस सर्वाइव, नो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज वगैरह करती है, पर्सनल सर्विस देते हैं तो एक रिलेशनशिप बन जाता है, कन्वीनियंट रिलेशनशिप, लोकेशन होती है तो कस्टमर वहाँ जाते हैं, कस्टम मेड गुड्स, आपकी बर्थडे का केक बनाया, आपका नाम लिख दिया, आपके ईद के लिए एग्जैक्टली आपका जोड़ा सी दिया, सो दे आर जस्ट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। दैट्स व्हाई मेनी कंज्यूमर्स फील कि भाई वी शुड बाय फ्रॉम आवर नेबरहुड शॉप रादर देन अ बिग शॉप। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेस सर्वाइव कर जाते हैं। एनी क्वेश्चंस बेटे? हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं और वही लंबे थे। अब हम ज़रा स्पीड पे चलेंगे। यूनिट 3, रूल्स ऑफ फर्म बिहेवियर, और ये काफ़ी क्विक यूनिट है। उसके बाद में यूनिट 4 to 8 मार्केट स्ट्रक्चर्स आपको एक साथ ही करवा दूंगा। फर्म्स बिहेवियर, अरे यार क्या कर रहा हूँ, किधर गया इसका? हाँ जी मेरे बेटे, तो लेट्स स्टार्ट विद, देयर आर 4 रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर। रूल 1, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसी को लॉस मिनिमाइजेशन भी बोलते हैं। तो मुझे बता सकते हैं कहां पे आती है? When MC is equal to marginal revenue, ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या लॉस मिनिमाइजेशन होता है। उसके बाद बच्चों, रूल 2, ये क्या है जी? शट डाउन रूल। फर्म इफ मेकिंग losses shall continue in short run, ये short run का रूल है, as long as, कौन सी? yes, as long as revenue is greater than or equal to variable, दोनों होते हैं, दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। तो मैं ब्रैकेट में और दूसरा करता हूं, और एवरेज रेवेन्यू is equal to average, or greater than or equal to average variable cost। समझ आ गया मेरे बच्चों? अब एक दफा जरा एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला कर लेते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक हो गया, जस्ट इन केस किसी बच्चे ने करना हो। और एक दफा प्रॉफिट का फॉर्मूला कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस total cost, and average profit is equal to average revenue minus average cost। ठीक हो गया? अब जी, रूल 3 लॉन्ग रन का रूल है और इसका नाम है एग्जिट। ठीक है जी, तो लॉन्ग रन का रूल, एग्जिट रूल। फर्म shall
continue in long run as long as total revenue is greater than or equal to total cost. Yes, they should leave the industry if total revenue is less than total cost, even by a dollar. क्योंकि अब उन्हें मजीद मशीनें लेनी है, लॉन्ग रन आगे अपडेट करना है, लीज पे करनी है. नो पॉइंट स्टेइंग इन दिस इंडस्ट्री. जी मेरे बेटे, मैं इनको जरा हाईलाइट कर दूं ताकि हमारे रूल्स अलग अलग हो जाएं. नहीं नहीं मेरे बेटे, सब में आता है, सब में आता है. अच्छा चलते हैं. लेट्स सी नाउ जी. अब रूल नंबर 4. Rule 4 is types of profit. अब जी, abnormal या supernormal, don't exaggerate it, it can be by even $1. Profit दोनों एक ही बात है. Is when total revenue is greater than total cost, या अगर हम averages देख रहे हैं तो average revenue is greater than average cost, including to opportunity cost of owners owners time, that is wage foregone. बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं. And time, that is interest. Oh, and money invested, sorry, and money invested, that is interest foregone. वही पैसे वो बैंक में रख के बगैर किसी रिस्क के इंटरेस्ट कमा सकता था. So difference between अरे यार, accountant and economist profits is economist includes the two opportunity cost along with expenses, whereas accountant does not accountant only includes expenses. जो नजर आ रहे हैं एक्सप्लिसिट वाले, दोनों का फर्क समझ आ गया बच्चों? ओके जी. उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. और सब नॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक लॉस, अकाउंटेंट अभी भी प्रॉफिट कह रहा होगा, ये है जी व्हेन total revenue is less than total cost including to opportunity cost, या average revenue is less than average cost including to opportunity costs. सबको समझ आ गया? यूनिट 3 is done. तो कोई क्वेश्चन आया अकाउंटेंट इकोनॉमिस्ट के प्रॉफिट्स में क्या फर्क है? मेरे बच्चों, आपने बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लेता, इकोनॉमिस्ट लेता है. यूनिट 4 to 8 market structures. क्या होती हैं?
वो इम्प्लिसिट होती हैं, छुपी हुई होती हैं, बिल्कुल सही है। और एक्सप्लिसिट है एक्सपेंसेस, जो दोनों मान रहे हैं। जी बेटे, अब फीचर्स कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका टेबल बना देता हूं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। चार मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है जी, और फीचर्स तो काफी सारे हैं, तो इस तरह करते हैं। यहां पे आ गया जी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड ओलिगोपोली। जी बेटे, सबसे पहले आप लोगों ने भी बताना है नंबर ऑफ फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज, वेरी लार्ज कर देते हैं, थाउजेंड्स में। मोनोपोली में वन डोमिनेंट फर्म। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज, नॉट वेरी लार्ज, हंड्रेड्स में लार्ज। ओलिगोपोली में फ्यू डोमिनेंट फर्म्स और बाकी छोटी फर्म्स। उसके बाद जी प्राइस कंट्रोल। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर है और बाकी सारे प्राइस मेकर्स हैं। प्राइस मेकर ही है बेटे वो भी। हम्म, क्या पूछ रहे हैं शहीर? आपका मुझे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। चलिए लेट्स गो ऑन, शायद बाद में क्लियर हो जाए। प्राइस कंट्रोल, उसके बाद जी बैरियर्स टू एंट्री। परफेक्ट कंपटीशन में जीरो, मोनोपोली में वेरी हाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑलमोस्ट जीरो। यहां बच्चे गलती करते हैं, मोनोपोलिस्टिक पढ़ते हैं समझते हैं मोनोपोली है। नो, इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। और ओलिगोपोली में हाई। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप जी, डिमांड कर्व और उसकी पीईडी। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्राइस टेकर है। मोनोपोली में इन इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वेरी इलास्टिक। और ओलिगोपोली में किंग। पहला हाफ इलास्टिक, दूसरा इन इलास्टिक। उसके बाद मेरा बच्चा हम आते हैं इंफॉर्मेशन पे। तो आपकी परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, बाकी सब में imperfect information. Oops. अरे यार, दोबारा ठीक करता हूँ। I think I copied something wrong. Imperfect information. जी बच्चों, ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। उसके बाद जी अभी चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। परफेक्ट कंपटीशन में जीरो, मोनोपोली में 100%।
मतलब अगर हम थियोरेटिकल मोनोपोली ले रहे हैं 100%, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लो और ओलिगोपोली में हाई। जितनी कम फर्म्स के पास मार्केट शेयर होगा उतनी कंसंट्रेशन रेशियो हाई होगी। 3 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो भी होती है और हाई 4 फर्म भी होती है। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेसिफिक फर्म्स सेल्स ओवर मार्केट सेल्स, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट होता है इनटू 100। ठीक है, जस्ट इन केस कैलकुलेट करना आ जाए। सॉरी, ये मार्केट शेयर ऑफ चंद फर्म्स कंपेयर टू होल मार्केट है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनस आइडेंटिकल, मोनोपोली में यूनिक विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मोनोपोली बनती इसी तरह। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड, और ओलिगोपोली में सिमिलर एंड डिफरेंशिएटेड। जी बच्चों, ये समझ आ गया सबको? अब मैं ऐड कर रहा हूं कुछ और कॉलम्स, सॉरी रोज। जी बच्चों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मुझे बताएं कौन सा फीचर हमने कंपेयर करना होता है। I think we've kind of done most of them, लेकिन still I feel there are some features that we need to discuss. वो तो सब में है। अच्छा हाँ, नहीं, efficiency, perfect market, productive and allocative efficiency in long run with normal profit। दे आर ऑलवेज एलोकेटिवली एफिशिएंट, लेकिन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट पे आती है। और as far as the others are concerned, productive and allocative inefficiency in long run with normal profit। किसी किस्म का भी प्रॉफिट ये कमा रहे हो, ये प्रोडक्टिवली और एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होंगे। अब में हम चलते हैं जी डायनामिक एफिशिएंसी पे। ये सिर्फ when firm reinvests into research and development, अपना abnormal profit reinvest करते हैं to reduce long run average cost, नए processes develop करते हैं। सिर्फ आपके जो मोनोपोली और ओलिगोपोली हैं वो डायनामिकली एफिशिएंट है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डायनामिकली एफिशिएंट नहीं है। एवरीवन गॉट इट? अब जी कौन से प्रॉफिट कमा सकते हैं? प्रॉफिट इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन में एबनॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन बट नॉर्मल इन लॉन्ग रन। और यही काम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है, जबकि मोनोपोली एबनॉर्मल कमा सकती है दोनों टाइम्स में। एबनॉर्मल इन बोथ एंड ओलिगोपोली भी दोनों में, बिकॉज ऑफ हाई बैरियर्स टू एंट्री,
एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है। बच्चों समझ आ गया? एक बार रिवाइज करा दूं या क्लियर है? चलें जी, अब इनके डायग्राम्स करते हैं, उसी में हम एबनॉर्मल, नॉर्मल, प्रॉफिट लॉस सब दिखा के एफिशिएंसीज भी वहीं चेक करेंगे। तो अब मैं पहले कर रहा हूं परफेक्ट मार्केट। अब मैं कर रहा हूं जी परफेक्ट मार्केट का, इसका एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि हम सारे प्रॉफिट्स एट द सेम टाइम दिखा सकें। जी, एवरेज कॉस्ट मैंने नीचे लगाया ताकि हम एब्नॉर्मल प्रॉफिट दिखा सकें। फिर मैंने एवरेज कॉस्ट को टेंजेंट कर दिया ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट दिखाएं, और फिर मैंने एवरेज कॉस्ट को और ऊपर कर दिया ताकि हम लॉस दिखाएं। अब सब में से मैंने एमसी निकाला। बस याद रखना कि एमसी एमआर का इक्विलिब्रियम आता है। अब जब मैं गया, ये मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, दूसरे एवरेज कॉस्ट पे नॉर्मल प्रॉफिट है, और तीसरे तक जब मैं अपनी कॉस्ट लेके गया बी पॉइंट एंड P2, ये मेरा लॉस है। हमेशा इस तरह आपने सोचना है। इसको समझ आ गई मेरे बच्चों? अब जरा देखें, ऑलवेज एलोकेटिवली efficient but only productively efficient in long run with normal profit। सब बच्चों को समझ आ गया? देख लो, MCAR इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। सिर्फ जब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो वहीं MCMR और AR के बराबर है। बाकी सब में हमारा MCAR के बराबर नहीं है, बाकी प्रॉफिट्स में, लॉस में भी और प्रॉफिट में भी। अब आते हैं जी imperfect markets, monopoly, monopolistic competition, any other market। अब इसको भी ड्रॉ करते हैं। पहली दफा मैंने एवरेज कॉस्ट को नीचे लगा दिया ताकि एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखा सकूं। दूसरी दफा मैंने उसको टेंजेंट करा दिया ताकि नॉर्मल प्रॉफिट दिखाऊं, और तीसरी दफा मैंने और ऊपर लगा दिया ताकि लॉस दिखाऊं। अब MC लगाया और तीनों के लोएस्ट पॉइंट से गुजारा। MCMR का इक्विलिब्रियम, ये आउटपुट लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग या लॉस मिनिमाइजिंग। अब जी, A पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट था मेरा, B पॉइंट, C पॉइंट, ये मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अगले पे नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरे कॉस्ट कर्व तक मेरा लॉस हो रहा है। अब नोट करो, नो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी। क्यों? MCAR यहां पे कट कर रहे हैं, यहां पे, ठीक है। हमारा MC Q0 टू QEO है, डिमांड कर्व C पॉइंट तक है, तो हम MCAR के बराबर नहीं, एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है। लोएस्ट पॉइंट्स MC जहां पे कट कर रहा है तमाम
एवरेज कॉस्ट को हम उस पर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम उससे पहले हायर कॉस्ट पॉइंट्स पे कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी नहीं है। एनीवन नॉट क्लियर? ऑल राइट जी, लेट्स नाउ मूव ऑन टू किंग डिमांड का एक दफा करा दूं। ओके जी, किंग डिमांड कर्व ये क्या होता है जी? इसकी कुछ assumptions हैं। पहली assumption क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइस इन द मार्केट, जिस पे तमाम फर्म सेटिस्फाइड है। फिर जी, इफ वन फर्म raises price, no one will follow। और तीसरी जी, if one firm cuts price, everyone will follow। ठीक हो गया? कई दफा वो किंग डिमांड कर्व में कहता है कि इक्विलिब्रियम बन गया, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं बनता। ठीक हो गया जी, ये याद रखिएगा। तो अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रहा हूं। यहां तक बी ए सेगमेंट में हमारा डिमांड कर्व इलास्टिक था। ये मार्केट प्राइस चल रही थी P0 और हमारा MR भी इसी तरह इलास्टिक फॉर्म में आ रहा था। फर्म को टेम्पटेशन आएगी कि मैं प्राइस कट करूं। अगर उसने प्राइस कट की, डिमांड कर्व अगले हाफ में इनइलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि तमाम फर्म्स प्राइस कट करेंगी, राइट? और हमारा जो MR है वो कुछ देर के लिए डिसअपीयर होगा, और जब वो आएगा वो भी इनइलास्टिक हो चुका होगा। समझ आ रही है? इसलिए किंकार है। अब अगर लेट्स से इंडस्ट्री में 3 फर्म्स हैं, ए बी, तीनों के एमसी में लगा रहा हूं, सी, तमाम को इसी आउटपुट पे MRMC से ऊपर है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है। इस आउटपुट से आगे MR नीचे है, MC तीनों के ऊपर है, लॉस हो रहा है। तो इसलिए फर्म्स विल प्रॉफिट, सॉरी, और इधर लॉसेस, तो दे विल stick to the current price and current output. That's why prices become rigid because of extreme interdependence. Collusion भी सिर्फ इसमें होती है और extreme interdependence भी सिर्फ oligopoly में होती है। Everyone clear मेरे बच्चों? क्या मैंने कहा? वजह किंग डिमांड कर्व की और ओलिगोपोली की बिहेवियर की है इंटरडिपेंडेंस। फर्म्स आर टू डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगले का डिसीजन देखेंगे कि क्या करेगी जब मैं प्राइस कट करूंगी या कुछ, और इसकी वजह से प्राइसेस रिजिड हो जाती हैं, चेंज नहीं होती, स्टिकी हो जाती हैं। एवरीवन क्लियर? ऑल राइट जी, लेट्स नाउ मूव ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स। सॉरी जी जी, क्योंकि एमसीएसी के लोएस्ट पॉइंट पे जहां कट कर रहा है वहीं एमसीएमआर होता है, प्रोडक्टिव एलोकेटिव दोनों एफिशिएंसीज होती हैं। अब मेरा बेटा ऑब्जेक्ट, हाँ, कौन कौन होती है? नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं होगा, नो नो नो, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट और होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स। अब मेरे बच्चों जरा तसल्ली से समझ लो, एक ही डायग्राम में, और इनकी सबकी आउटपुट्स समझ के याद कर लो। कल आपको 1 से 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह इसमें से आने वाले हैं।
ये आपका आ गया डिमांड कर्व, ए आर, और ये मैंने लगा दिया एम आर। अब मैंने एवरेज कॉस्ट इधर से लगाया ताकि सारे ऑब्जेक्टिव्स दिखा सकूं, और फिर एम सी लगा दिया। अब मेरे बच्चों बताते जाओ, ई जीरो पे मैंने एम सी एम आर की आउटपुट ली, डिमांड कर्व तक जाकर ये प्राइस पी जीरो ली। ये जो है मेरी प्राइस पी जीरो और आउटपुट क्यू जीरो क्या है? एम सी इज इक्वल टू एम आर, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गुड। अब मैंने नेक्स्ट आउटपुट ली है एम आर, जहां पे जीरो हुआ, डिमांड कर्व तक जाके प्राइस हमेशा डिमांड कर्व के थ्रू बनती है। तो सेकंड वन इज एम आर इज इक्वल टू जीरो। मैं क्या करना चाह रहा हूं? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। परफेक्ट। उसके बाद मैंने एम सी ए आर का इक्विलिब्रियम लिया है, एम सी ए आर का इक्विलिब्रियम लिया, और ये प्राइस बनाई पी टू, और आउटपुट ली क्यू टू। अब मुझे बताएं, थर्ड जो हमारा पी थ्री, सॉरी पी टू एंड एम आर जीरो, पी वन क्यू वन। ठीक है, पी टू क्यू टू, ये मैंने क्या लिया है? एम सी, हाँ, ए आर, यानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव या एलोकेटिव एफिशिएंसी। सबको समझ आ रहा है? और आखिरी ई थ्री क्यू थ्री और प्राइस पी थ्री। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव मैं कर रहा हूं? यस, सो फोर्थ मेरा है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। मैं नॉर्मल प्रॉफिट तक चला गया हूं। सेल्स या आउटपुट मैक्सिमाइज करना मेरा एम था। अब बिटवीन दीज प्राइसेस, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज प्रॉफिट सेटिस्फिसिंग। समझ आ गया मेरे बच्चों? सबको 100% क्लियर है? इस पे एक दो क्वेश्चन कल आने वाले हैं इंशाल्लाह। वो भी क्यू वन से क्यू टू है जी। क्यू जीरो से ऊपर आउटपुट हो, क्यू थ्री से नीचे हो, प्रॉफिट सेटिस्फिसिंग आउटपुट है। एनी वन, एनी कंफ्यूजन हियर? ऑल राइट जी, अब दो छोटी छोटी चीजें आपको करवा दूं। कंटेस्टेबल मार्केट्स, ये क्या होती हैं? वेयर देयर आर नो और लो बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट इंटरवीन करके। सॉरी, नो मेरा बेटा, हाँ, कंटेस्टेबल मार्केट्स आर दोज, लेकिन ये कोई एक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। मोनोपोली में भी बैरियर्स हटा दो, इट विल बिकम लाइक परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट। ठीक है, तो वेयर देयर आर नो और लो बैरियर्स टू एंट्री, firms make only normal profit because they are afraid to attract new entrants, कि नई फर्म्स ना आ जाएं, और make very low profit, जब लो बैरियर्स टू एंट्री है कुछ ना कुछ, तो वेरी लो प्रॉफिट विदाउट अट्रैक्टिंग न्यू फर्म्स। सबको समझ आ गया बच्चों? एब नॉर्मल होगा, लेकिन बहुत थोड़ा। नॉर्मल प्रॉफिट मींस नो प्रॉफिट। या ठीक हो गया मेरे बच्चों, कंटेस्टेबल मार्केट ये है। अच्छा जी, देखो मेरा बेटा, प्रॉफिट सेटिस्फिसिंग मैं इधर लिख भी देता हूं। कहाँ है? या प्रॉफिट सेटिस
This thing is above normal profit, यानी AC is equal to AR, and below maximum profit, that is MC is equal to MR. अब अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी. देखो, प्राइस P0 पे MCMR की आउटपुट थी मैक्सिमम प्रॉफिट, और P3 पे ACAR नॉर्मल प्रॉफिट. तो उसके बीच में कहीं भी रखोगे सेटिस्फाइंग प्रॉफिट है. सेम गोज फॉर आउटपुट. समझ आ गया स्मित? एनी प्राइस बिटवीन P0 एंड P3, एनी आउटपुट बिटवीन Q0 से ऊपर होनी चाहिए, Q3 से नीचे. यस, गुड. ये हो गया जी. अब जो कॉमन बच्चे गलतियां करते हैं, लिमिट, बल्कि प्रेडिटरी पहले लिखता हूं, प्रेडिटरी वर्सेस लिमिट प्राइसिंग. प्रेडिटरी प्राइसिंग क्या है? यस, प्रेडिटरी प्राइसिंग is selling at loss below cost to eliminate competition. आप करंट कंपटीशन को निकालना चाह रहे हैं और बाद में मोनोपोली बन के इंजॉय करना चाह रहे हैं. Whereas limit pricing is maximum price charged without attracting without attracting new firms. इसमें मैं लिख दूं, there is some profit and it is higher than predatory. समझ आ गई मेरी बात? ओके जी. नेचुरल, बल्कि इन सब को मैं बोल्ड कर देता हूं बिकॉज ये थोड़ा सा बच्चे गलत कर जाते हैं. नेचुरल मोनोपोली. अब ये क्या होती है? When it is considered more efficient to have just one firm in the market, e.g. electricity and minerals industry. जैसे वापडा पाकिस्तान में अकेला इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो नेचुरल मोनोपोली वो होती है जिसमें ज्यादा एफिशिएंट है कि एक ही फर्म हो, रेलवेज एक ही फर्म प्रोवाइड कर रही हो. देयर आर अनलिमिटेड economies of scale no matter what the level of demand. तो ये इसकी मेन चीज है. अनलिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. Hence long run average cost keeps falling मुसलसल. और इसका डायग्राम भी आप लोगों को बना दूं ताकि किसी किस्म की कोई ग्लिच ना रहे माइंड में. तो नेचुरल मोनोपोली के अंदर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं होता था, उस तरह की शेप का बन जाता है. नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ डिमांड, आपकी एवरेज कॉस्ट गिर रही है तो एक ही फर्म होना ज्यादा एफिशिएंट है. गवर्नमेंट किसी और को लाइसेंस ही नहीं देगी. बच्चों, वी डन विद मार्केट स्ट्रक्चर्स, ऑलमोस्ट डन. हम थोड़ा सा एक और देखते हैं. थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी. अब इसमें बात समझिएगा. परफेक्ट competition
firms use full capacity and are most efficient. ठीक है, अभी मैं आपको इसका लॉन्ग रन का डायग्राम बना के दिखाता हूं कि कैसे मोस्ट एफिशिएंट हैं. आप नहीं थी क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था वो. Concentration ratio is market share held by a specified number of firms in an industry. 3 टॉप फर्म्स, 4 टॉप फर्म्स या 5 टॉप फर्म्स के पास कितना मार्केट शेयर है, और उसका फॉर्मूला है सेल्स ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट सेल्स इनटू 100. ओलिगोपोली मोनोपोली में कॉन्सेंट्रेशन रेशियो बहुत हाई होती है, चंद फर्म्स के हाथ में होती है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बिल्कुल लो, और परफेक्ट कंपटीशन में जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मार्केट शेयर. समझ आ गई बच्चे? डिमांड ARMR. अब मैंने लगाया जी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और उसको टेंजेंट किया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. अब जरा नोट करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर ली, डिस इकोनॉमीज अवॉइड कर ली. ये हमारा ऑप्टिमम लेवल है जिस पे हम कैपेसिटी को फुली प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं. जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कंसिडर्ड वेरी वेस्टफुल. वो बहुत ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी रखता है और यूज नहीं करता. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज इनएफिशिएंट. जी बनाऊंगा. एज इट लीव्स मोस्ट अनयूज्ड कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी अनयूज्ड बहुत छोड़ता है. पिछला ग्राफ देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल आते हैं मेरे बेटा. और ये देखिएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, और मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा इसी ग्राफ में. इसकी वजह सिर्फ ये है कि इनका डिमांड कर्व काफ़ी इलास्टिक होता है, इसलिए मोनोपोली वगैरह से भी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू अनयूज्ड एक्सेस कैपेसिटी. ये हमारा MR आ गया. अब इसके केस में भी मैंने नॉर्मल प्रॉफिट बनाया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. अब ये हमारा ऑप्टिमम लेवल था जहां पे हमें प्रोड्यूस करना चाहिए था टू यूटिलाइज फुल कैपेसिटी. लेकिन ये क्योंकि MCMR पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में इतनी एक्सेस अनयूज्ड कैपेसिटी होगी. परफेक्ट कंपटीशन तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे बना रहा था. समझ आ गई? ये है थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी. एनीवन एनी कंफ्यूजन जी? देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट, ओ मैंने गलत लिख दिया. लॉन्ग, अच्छा मैंने लिखा सही था लेकिन बुरा सा लिखा हुआ है, MC. समझ आया मेरे बच्चों? बच्चों क्लियर करो मुझे ताकि मैं आगे चल सकूं. हाँ श्योर. अच्छा जी, मैं एक चीज देख लूं मेरे कितने टाइम है बेटा, कितना टाइम रह गया मीटिंग में? मोनोपोलिस्टिक का देख लो, मुझे बताओ कितना टाइम रह गया है मीटिंग में? 15 मिनट है, ठीक है. मैं एफिशिएंसी तो करवा दूं ना आपको ताकि नेक्स्ट में हम मैक्रो को हाथ लगाएं. जी बच्चे, एनी क्वेश्चंस? ये एक्सेस कैपेसिटी है जो वो यूज नहीं कर पा रहे. और कम क्यों नहीं करते? कि कल को मार्केट डिमांड बढ़े तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, मशीनरी वगैरह होनी चाहिए. राइट जी. अब थोड़ा सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जल्दी से बात कर लें.
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है जी? व्हेन अ फर्म, हाँ, charges different, yes, when a firm charges different prices to customers for the same product with same cost of production, कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, प्राइसिंग में फर्क डाल रहे हैं, ठीक है। इसकी कंडीशंस बच्चों को आनी चाहिए। तीन कंडीशंस होती हैं। नंबर वन, फर्म शुड बी प्राइस मेकर, यस। नंबर टू, पीडी, हाँ, इन इलास्टिक, इलास्टिक नहीं, शुड बी डिफरेंट इन बोथ मार्केट्स। एक में इन इलास्टिक हो, प्राइस बढ़ा दें, एक में इलास्टिक हो, प्राइस कम करें। तो दोनों मार्केट्स में डिफरेंट पीईडी हो, जहां इन इलास्टिक है प्राइस बढ़ा देंगे, जहां इलास्टिक है प्राइस कम कर देंगे। उसके बाद मेरा बेटा आखिरी है, मार्केट्स कैन बी सेपरेटेड, या तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है या तो लीगल बैरियर्स है। ये तीन कंडीशंस होना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए बेहद जरूरी है। एनी कंफ्यूजन? कुछ बता दूं और ये सब क्लियर है? ये आइदर जियोग्राफिकली लाहौर एंड न्यूयॉर्क, ठीक है, और लीगली कि लॉ है कि आप कराची की मार्केट से खरीद के लाहौर में नहीं बेच सकते, तो बेसिकली फर्म के पास बैरियर आ गया, समझ आ गया, तब वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकेगी। एनी कंफ्यूजन जी? यूनिट, सॉरी, आपकी आवाज बेटे बिल्कुल सही नहीं आ रही। मोस्टली मोनोपलीज करती हैं या ओलिगोपलीज, कुछ हद तक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन की फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। यूनिट 9, एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर, इसके ऊपर आपको कम से कम 3 MCQs हर साल आते हैं। सॉरी, कम अगेन बेटे। नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन एमसीक्यू ओरिएंटेड मैंने जो करवाना था वो करवा लिया है। डायग्राम भी है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, हमारी मैक्रो ना मिस हो जाए, ठीक है। चलें जी, लेट्स मूव ऑन। यूनिट 9 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इवन एमसीक्यूज, मार्केट स्ट्रक्चर्स, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी मेरा बेटा क्या पूछ रहे हैं? अनस कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव्स, ये बेटे MCAR के बराबर, यानी मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, इसमें एलोकेटिव एफिशिएंसी आ रही होती है, और ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। आउटपुट Q2 प्राइस P2 जब MC कर्व डिमांड कर्व को AR को कट करता है। ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन। इस पे तो लाजमी एक दो क्वेश्चन आएंगे। राइट जी, तो ये है इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर। सबसे पहले मेरे बच्चों आपको सोशल कॉस्ट पता होनी चाहिए। ये है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल, फिर सोशल बेनिफिट पता होने चाहिए, ये होते हैं प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। जी जी बेटे। नेट सोशल बेनिफिट क्या होता है? सोशल बेनिफिट्स माइनस सोशल कॉस्ट, ठीक है।
private sector cost benefit एनालिसिस किस बेस पे करती है? ओए होए, ये कौन है? ये कौन सा बच्चा जिसको एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं पता? अनस क्या कर रहे हो यार? फॉर्मूला नहीं है उसका कोई. दीज आर बेनिफिट्स टू थर्ड पार्टीज. फॉर्मूला सोशल बेनिफिट का है, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्राइवेट सेक्टर का इज प्राइवेट बेनिफिट माइनस प्राइवेट कॉस्ट. अगर if positive answer, yes to the project. Government या पब्लिक सेक्टर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो क्या करेंगे? सोशल बेनिफिट्स माइनस सोशल कॉस्ट. वो पूरी सोसाइटी का देखेंगे. अगर आंसर पॉजिटिव है तो मतलब यस टू द प्रोजेक्ट. अगर नेट सोशल बेनिफिट जीरो है, इसका मतलब है सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट के बराबर है. समझ आ गई मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? हमेशा गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट की बेस पे डिसाइड करेगी. दैट डिपेंड्स. अच्छा जी. अब वीकनेस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज डिफिकल्टी इन measuring external costs and benefits as they have नो मार्केट प्राइस. पोल्यूशन की कोई मार्केट प्राइस नहीं है, तो वहां गैस लगाने पड़ते हैं. एक्सटर्नल बेनिफिट्स की भी मार्केट प्राइसेस नहीं है कि इलाके की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, गैस लगाने पड़ते हैं. राइट. एंड ऑल्सो द मोर फ्यूचर बेस्ड प्रोजेक्ट, द मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज कॉस्ट बेनिफिट्स. ठीक हो गया मेरे बच्चों? एनी कंफ्यूजन? ये तीन को चार को मैं हाईलाइट कर दूं. जी बच्चों, अब हम आते हैं इसके मार्केट, सॉरी अपना डिफरेंट एफिशिएंसीज पे. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है जी? लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन. इसके अंदर शॉर्ट रन में व्हेन एमसी इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, लोएस्ट पॉइंट पे उसकी कट कर रहा हो, तो वो हमारी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है. एक्स एफिशिएंसी is equal to producing on the lowest average cost, not necessarily the lowest point. आप बच्चे क्लास में हो या खत्म होगी क्लास? 6 मिनट्स हैं. ठीक है, ये है एक्स एफिशिएंसी. तो मैं आपको फिर टेक्निकल करवा लेता हूं. बल्कि इसी में हम डायनामिक एफिशिएंसी, reinvesting abnormal profit into research development to, एक सेकेंड जी, to shift long run average cost down. जी बेटे, अब पूछे सुमीत. एक्स इनएफिशिएंसी में और एक्स एफिशिएंसी में? एब्सोल्युटली बेटे.
X efficiency is producing on the lowest average cost curve, not necessarily the lowest point. X inefficiency is not producing on the lowest average cost curve. समझ आ गई बात? अच्छा ठहरो मैं बना देता हूं। मैं सारों के साथ साथ आपको डायग्राम बनाता हूं। ये है जी शॉर्ट रन में लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन, टेक्निकल एफिशिएंसी। दिस इज सेम चीज है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरियंस हैं। एम सी ए सी, लोएस्ट पॉइंट पे एम सी कट कर रहे हैं, यहां पे आपकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ रही है। फिर आ गई जो समीत को प्रॉब्लम आ रहा है, एक्स एफिशिएंसी। अब मैं समीत तीन डायग्राम्स बना रहा हूं, तीन कर्व्स लगा रहा हूं, और आप मुझे बताएंगे कहां पे एक्स एफिशिएंसी है और कहां पे नहीं है। जी बेटे। जी जी जी। बस मैंने असर पढ़नी है इसके बाद, और लेट्स से 625 पे इंशाल्लाह। जी मेरे बेटे, ये तीन एवरेज कॉस्ट कर्व्स मैंने लगाए हैं और उस पे पॉइंट्स लगा रहा हूं, ए बी सी डी एफ। मुझे बताएं एक्स एफिशिएंट कौन से पॉइंट्स हैं समीत? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रोड्यूसिंग ऑन द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व, नॉट नेसेसरली द लोएस्ट पॉइंट। हाँ, तो कौन कौन से पॉइंट्स उस पे हैं जो एक्स एफिशिएंट है? तीनों मेरा बेटा, डेफिनेशन देखो, नॉट नेसेसरली द लोएस्ट पॉइंट। ऑल पॉइंट्स ऑन द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व आर एक्स एफिशिएंट। अब मुझे बताएं एक्स इनएफिशिएंट कौन से दो पॉइंट्स हैं इस डायग्राम में? पॉइंट्स बताओ। नहीं मेरा बेटा, वो तो लोएस्ट पे हैं, वो ऑलरेडी हम एक्स एफिशिएंट में डाल चुके हैं, एफ एंड डी। अब आप समझ गए दोनों का डिफरेंस? एनीवन नॉट क्लियर? सॉरी, जिसमें हम एसी वन या एसी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्स इनएफिशिएंट है सारे पॉइंट्स। एसी टू पे हर पॉइंट एक्स एफिशिएंट है। जी, मैंने लिखा है डायनेमिक एफिशिएंसी, reinvesting abnormal profit into research and development to shift long run average cost curve down. Monopoly and oligopoly are dynamically efficient because इनके पास इतना abnormal profit होता है कि ये reinvest करके अपने processes को innovate करके cost को कम करते हैं। तो ये इनका पहला long run average cost curve था। इन्होंने नए प्रोसेसेस डेवलप किए, नीचे शिफ्ट हो गया ये आपकी डायनेमिक एफिशिएंसी, और ये लॉन्ग रन में है। डायनेमिक इज ओवर द टाइम, और बाकी सारी एफिशिएंसी स्टैटिक है ओवर पर्टिकुलर पॉइंट। जी मेरा बेटा बोले। इसके अंदर इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी है, लेकिन पूरा कर्व नीचे शिफ्ट हो रहा है। नहीं मेरा बेटा, एक्सटर्नल नहीं है, ये फर्म ने अपने प्रोसेसेस इनोवेट किए। ठीक है। अच्छा जी, अब एलोकेटिव एफिशिएंसी, तीन क्राइटेरियंस हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस या एवरेज रेवेन्यू डिमांड पर। अच्छा मैं बस लिख देता हूं, एम एस सी इज इक्वल टू एम एस बी, और लास्ट वन इज कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम। दैट्स इट। इसको मैं सेव कर देता हूं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।